Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे जिसमें होंगे कुछ बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जिनके चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के। ओके तो फिर आज हमारी क्लास थर्ड है एंड अगर आपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ओके प्लस मैंने साइड बाय साइड कंटेंट भी करवा रखा है इंग्लिश पैडागोजी का, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल कंटेंट करवाए हुए हैं मैंने। ओके चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What status is given to English language in the Indian Constitution? मीन्स ये ऐसे पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है, मीन्स कौन सी पोजीशन दी गई है। ओके तो ये बताना है। ऑप्शन है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉरेन लैंग्वेज। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना है, एक है ना एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का। ओके हमेशा याद रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो किसके लिए, हिंदी के लिए। हिंदी का स्टेटस, हिंदी लैंग्वेज का स्टेटस है ऑफिशियल लैंग्वेज। और एक्ट कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर आते हैं दो स्टेटस। ओके दो सब्जेक्ट के, दो लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, एक इंग्लिश एंड एक हिंदी। इंग्लिश को बोला गया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके जो आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी का कौन सा, हिंदी लैंग्वेज को कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके वो आपको ध्यान रखना है। ओके तो हमेशा ध्यान रखना, जो इंग्लिश लैंग्वेज को जो स्टेटस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मीन्स NCF 2005 इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब कि NCF 2005 में बताया गया है कि इंग्लिश को कौन सा लैंग्वेज माना गया है इंडिया में। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर इंडिया से रिलेटेड पूछे, इंडिया पूछे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन NCF 2005 इंग्लिश लैंग्वेज की पोजीशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज बोला गया है, इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इन इंडिया, तो आप बोलोगे सेकेंड। ओके सेकेंड। सेम वे अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाए, मल्टीलिंगुअलिज्म के एस्पेक्ट में पूछा जाए तो आप बोलोगे ग्लोबल, तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल। ओके इज दैट क्लियर? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं एंड इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके तो आज का सेशन बिल्कुल एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू द लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज टीचर हैं न्यू वर्ड्स के मीनिंग डायरेक्टली नहीं देती बच्चों को। क्यों? बिकॉज लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, लर्नर्स को पता है, ऑलरेडी पता है मीनिंग न्यू वर्ड्स के। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वोकैबुलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, उनकी वोकैबुलरी अच्छे से एनरिच्ड नहीं हुई होगी। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लर्नर्स को जरूरत ही नहीं है, उनको पसंद, उनको चाहिए ही नहीं मीनिंग। या फिर इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फॉर डिस्कवरिंग द मीनिंग,
थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, मतलब कि यही बेस्ट ऑप्शन है इन चारों में से, ऑप्शन फोर्थ। टीचर ये कह रहा है कि बच्चे खुद उस मीनिंग तक पहुंचे अपने आप से, ठीक है। थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, क्लूज दे रही है, हिंट दे रहा है टीचर कि आप उस आंसर तक पहुंचो, खुद डिस्कवर करो, वहां तक पहुंचना है। ओके, मीन्स लर्नर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साथ में बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, पजल्स सॉल्व करेंगे, क्लूज वगैरह मिलेगा उनको एंड वो मीनिंग तक पहुंच जाएंगे अपने आप से। ओके, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, जो कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन सबसे अच्छा कौन सा तरीका माना जाएगा? हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, बिल्कुल आराम से सॉफ्टली रीड आउट करना है, बोलना है वर्ड्स को। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडरलाइन द बीइंग रीड, मतलब कि टीचर ऐसे बोल रहा है कि लर्नर्स खुद रीड आउट करेंगे फिंगर से, विद द हेल्प ऑफ फिंगर ईच एंड एवरी लाइन, और अंडरलाइन जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जाओ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। नेक्स्ट वन ऑप्शन ऐसे बोल रहा है कि आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, तो देखो लाउडली नहीं पढ़ना है टेक्स्ट को, या फिर फिंगर से या अंडरलाइन करके भी नहीं। कॉम्प्रीहेंशन जो बेस्ट तरीके से रीडिंग होता है ना जिसमें, वो होता है साइलेंटली, लर्नर्स आराम से मन में पढ़ता है। ओके, एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, फिर कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करना, क्वेश्चन पूछना। बेस्ट ऑप्शन सेकेंड वन। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, जो ये जो रेमेडियल टीचिंग होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, या लास्ट वन टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो देखो एक्स्ट्रा कोचिंग जैसा कुछ नहीं होता है, गिफ्टेड बच्चों के लिए है ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक कुछ टीच करना ये भी नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है कि पहले डायग्नोस करो एंड जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करो। मीन्स टीचर पहले डायग्नोस करेगा, पहले पता लगाएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है। ओके, कारणों का पता लगाएंगे, कॉजेज रीजंस का पता लगाएंगे कि क्या बात की दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड बीच में जो भी उनके लर्निंग गैप्स आ रहे हैं उनको पता लगाएंगे, उन्हें फिल करेंगे रेमेडियल टीचिंग देकर। इज दैट क्लियर? ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of questions promote thinking skills in children? मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चों में थिंकिंग स्किल को डेवलप करते हैं या प्रमोट करते हैं? कैसे क्वेश्चंस? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस, या क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट? सिर्फ रीडिंग टेक्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चन से कुछ थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे भी नहीं होती है, वो जो फैक्ट होगा वो बता देंगे बस, दैट्स इट, इसमें कोई थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होती है। क्लोज एंडेड में येस या नो हो गया, ठीक है, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, ये बहुत ही क्लोज एंडेड मीन्स इसमें थिंकिंग स्किल कहीं से भी डेवलप नहीं होती। डेवलप होती है तो कहाँ से? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन से। उससे बच्चा खुद अपना दिमाग लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी उनकी खुद की। ओके, तो खुद अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी सोच बताएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, थिंकिंग स्किल वहां डेवलप होगी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट वन, students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process which reflects। इसमें ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, बच्चे कहाँ ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, कहाँ एडिट करने की ज़रूरत है, कहाँ चेंज करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ से हटाना है, फिर उस काम को रिवाइज भी कर रहे हैं। इस प्रोसेस को
क्या कहेंगे, क्या दर्शाता है ये प्रोसेस। तो ये बेस्ट होती है कौन सी स्किल, राइटिंग स्किल। ओके क्योंकि राइटिंग स्किल में अगर परफेक्शन आ जाती है ना, मीन्स ये सारे एस्पेक्ट्स में क्लैरिटी हो जाती है, सारे एस्पेक्ट्स में परफेक्ट हो जाते हैं। ओके तो राइटिंग स्किल बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा, टीचर हेल्प कर रहे हैं उनके, ओके लर्नर्स की हेल्प कर रहा है टीचर टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश। किस तरह से करेगा, गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, यानी कि उनको एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस करता रहे, रिपीट करता रहे एंड सीख जाए। या फिर enabling them to see the relationship between their prior knowledge and the new knowledge, उनको इस तरह से प्रिपेयर करें, इस तरह से उनको कनेक्ट करें कि वो अपनी जो प्रायर नॉलेज मतलब जो उनके पास ऑलरेडी है ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करें। ये तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मेक मच प्रैक्टिस। देखो बहुत सारा असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स देके कहीं से भी किसी भी हालत में न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। ओके वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस का ही एस्पेक्ट इसमें आ गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रेलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक, मतलब बच्चा कहाँ गलती कर रहा है उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेगा टीचर और उनको करेक्ट करेगा एंड फिर उनको प्रॉपर रूल ऑफ ग्रामर समझाएंगे एज इमीडिएट फीडबैक। देखो ये ऑप्शन थोड़ा है लेकिन इससे जो बेस्ट ऑप्शन जो है जहां पर बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, बेस्ट ऑप्शन है सेकेंड वन, जहां लर्नर्स अपनी ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करता चलेगा ताकि उनका जो कंस्ट्रक्ट कर पाए वो ओके अच्छे से नॉलेज उनकी बढ़ पाए। ओके मीन्स प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए चलना। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, आज का सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क देते हैं ये हेल्प करता है किस चीज में, कौन से एस्पेक्ट में हेल्प करेगा? कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव। इन सभी में से बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो जो सारे एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलता है वो ऑप्शन है फोर्थ वन, दैट इज कोलैबोरेशन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। किससे? ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क से, है ना। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क से लर्नर कोलैबोरेट करके सीखेगा, साथ में मिलजुल के सीखेगा, अपने पीयर ग्रुप में सीखेगा, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग होगी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट भी उनका अच्छे से डेवलप होगा। फोर्थ ऑप्शन। ओके नेक्स्ट वन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद। ये जो CLT है ये किससे जुड़ा हुआ है, क्या बताता है, ये किस पे फोकस करता है? ये टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज। मीन्स ये वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस डालता है जिसमें आ जाता है रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज ये सब कुछ। या नेक्स्ट वन, टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए सिखाई जा रही है। थर्ड वन, इंटरप्रेटिंग ग्रामर रूल्स टू सूट द ऑडियंस। जो ऑडियंस को सूट हो वही ग्रामर रूल्स सिखाए जा रहे हैं। या फोर्थ वन, एनहेंसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बेस्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।
ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर, जिसमें रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल पे फोकस किया जाता है, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, जो LSRW वाला कंसेप्ट है ना, वो इसमें आ जाता है। रिसेप्टिव में आ जाते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, जो रिसीव कर रहे हैं। ओके, एंड जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं वो होते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, जिसमें प्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज अ डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था तब मैंने बताया था कि मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो इंग्लिश विल बी कैसी लैंग्वेज बताइए? दैट इज ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो एनसीएफ वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, देखो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ओके, मल्टीलिंगुअल कंट्री में पूछा है, ओनली इंडिया में पूछा होता तो सेकेंड लैंग्वेज बता देते हैं। ओके, मल्टीलिंगुअल कंट्री या फिर मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट में पूछा जाए, मल्टीलिंगुअलिज्म में पूछा जाए, तो आपको बताना है इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रामर लेज एम्फसाइज ऑन। ये जो फंक्शनल ग्रामर है ये किस पे फोकस डालता है? लिंग्विस्टिक आइटम्स पे, यूज ऑफ लैंग्वेज, सिंटैक्टिकल आइटम्स और रूल्स ऑफ लैंग्वेज। देखो रूल्स ऑफ लैंग्वेज पे नहीं, या फिर सिंटैक्टिकल आइटम्स पे भी नहीं, लिंग्विस्टिक आइटम्स पे भी नहीं, ये किस पे डालता है? ये फोकस डालता है यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है उस पे फोकस होता है। ओके, फंक्शनल ग्रामर में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे? इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, इन देयर ओन लैंग्वेज, एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर लास्ट वन इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज फैमिलियर। तो देखो टीचर किस लैंग्वेज से फैमिलियर है ये कोई मैटर नहीं करता है, या फिर जो लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सिर्फ इस पे, ये भी नहीं, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूल फॉलोड कर रहा है वो भी नहीं। बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, दैट इज उनकी खुद की भाषा में। ओके, उनकी खुद की भाषा हो, या फिर मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 लैंग्वेज। इट कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। ये जो रियलिया है ना, देखो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। क्लासरूम में, लैंग्वेज क्लास में रियलिया यूज करना मतलब क्या होता है? ये रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हैं टीचर, ताकि वो बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। ये सेकंड ऑप्शन, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स के तौर पे रियल ऑब्जेक्ट्स को पेश करना। थर्ड वन, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर, या फोर्थ वन, रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। बेस्ट ऑप्शन जो रियलिया का मतलब होता है, रियलिया मीन्स रियल ऑब्जेक्ट को यूज करना एज टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स। ओके, बेस्ट ऑप्शन यही है। रियल ऑब्जेक्ट्स टीचर क्लासरूम में बच्चे को दिखा रहे हैं एज ए टीचिंग एड्स, वो रियलिया होता है। रियलिया आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रियल लाइफ यूज्ड इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बाय एजुकेटर टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर, ऑफ अदर कल्चर्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। मीन्स रियल ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है टीचर क्लासरूम में। ओके, वो होता है रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A teacher of class 2nd uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. क्लास 2nd का बच्चा है एंड टीचर क्या कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को एंड लैंग्वेज को साथ लेके चल रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं किसके बीच में, मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज में. तो यहाँ पर हियर द लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए, यहाँ पर जो बच्चा भाषा लेकर आ रहा है, जो घर की भाषा, उसको किस तरह से टीचर लेकर चलेगा, हिंड्रेंस मानेगा, ट्रांसलेशन, रिसोर्स या पैटर्न. तो मैंने पहले ही कहा था बच्चा जो घर से भाषा लेकर आते हैं, जो लर्नर्स घर की भाषा लेकर आते हैं, उनकी जो मदर टंग होती है उनको क्या माना गया है, रिसोर्स. ओके, एक टाइप का ही रिसोर्स होता है. नेक्स्ट वन, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स, ये जो टर्म कॉम्प्रिहेंसिव है ये क्या माना गया है, सीसीई में इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट, को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट या एकेडमिक स्किल, या ऑप्शन 4 स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट. तो बेस्ट ऑप्शन जो है ना, करेक्ट ऑप्शन वो है स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट. मतलब दोनों ही साथ में लेते हुए चलता है कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव में स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक दोनों ही आ जाते हैं, दोनों का ही अच्छे से डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher designs a test to find out the cause of the poor grade of her learners through. टीचर ने एक टेस्ट डिजाइन किया है ये पता लगाने के लिए कि ये जो पुअर रिजल्ट आ रहा है, पुअर ग्रेड आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो किस वजह से आ रहा है, उसके लिए एक टेस्ट डिजाइन किया है. वो कौन सा टेस्ट होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट. तो देखो कॉजेस पता लगा रहे हैं, कॉजेस पता लगाना है तो वो तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही पता लग पाएगा ना, फिर बाद में रेमेडियल टीचिंग होगी. तो पहले डायग्नोज किया जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट से, कारण पता लगाना है पहले. ओके, नेक्स्ट वन, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप थ्रू. इंग्लिश में फ्लुएंसी डेवलप करनी है तो वो किस तरह से होगी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. मीन्स जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज करना, उसको यूज करने के मौके देना लर्नर्स को, एंड चांसेस दो उनको, अपॉर्चुनिटी दो, वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें तो फ्लुएंसी आएगी. सेकंड ऑप्शन है टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. देखो टीचर टॉकिंग, टीचर सिर्फ उस लैंग्वेज में बात करे, टीचर को फ्लुएंसी थोड़ी ना वो चाहिए, बट लर्नर्स में फ्लुएंसी डेवलप करनी है. तो टीचर चाहे कितनी ही बात कर ले उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है. एंड टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, मिस्टेक निकालेगा, करेक्ट करेगा. अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट. मतलब जिनमें कॉन्फिडेंट नहीं है वो चुपचाप बैठा रहे. बेस्ट ऑप्शन जो है ना जिसमें फ्लुएंसी आ सके इन इंग्लिश, वो डेवलप होगी. अपॉर्चुनिटीज देनी है लर्नर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दो, उनसे कहो कि टारगेट लैंग्वेज यूज करो फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत में. ठीक है, डे टू डे लाइफ में टारगेट लैंग्वेज को जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज करो ताकि फ्लुएंसी आए, उनको मौके देने हैं. ओके, नेक्स्ट वन, एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद. अब कोई लेसन स्टार्ट करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, लिस्टिंग द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, लिस्टिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, रिकैप्चुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी, और राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो देखो इफेक्टिव बनाना है ना लेसन, तो पहले होगा बच्चों का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जगाना है. तो वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, रिकैप्चुलेशन से. जो उनका प्रायर नॉलेज है ना, ओल्ड नॉलेज है, उसको थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए,
ओके, रिकैप्चुलेशन करवाना, यानी कि आपको ये पता है, आपको वो पता है, थोड़ा पीछे का पूछो, ओल्ड नॉलेज से उनको न्यू नॉलेज में कनेक्ट करो। ओके, मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी, ये सब कुछ करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। इट मीन्स ये जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट था 2009, उसमें बोला गया है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्या मतलब, क्या? ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, nurturing both the scholastic and co-scholastic areas, coaching all the children for academic excellence, and training the children for different careers। तो देखो, सिर्फ डिफरेंट करियर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इट्स नॉट करेक्ट, एंड कोचिंग देना ताकि एकेडमिक एक्सीलेंस आए, परफेक्ट रिजल्ट आ जाए, एक्सीलेंट रिजल्ट आ जाए, उसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करना सभी बच्चों को, ये भी नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है नर्चरिंग बोथ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरियाज, उनके दोनों ही एस्पेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से नर्चर करना, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरियाज बोथ। ओके, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरियाज का प्रॉपर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होना। ऑप्शन सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो देखो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन प्रैक्टिस सेट थर्ड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई थी मैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे जिनके चांसेस है आगे एग्जाम में आने के। ओके, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।